नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, जो एक्सपर्ट मौजूद है, मैं आपको सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवाता हूं। ये जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र रह चुके हैं। इनका नाम अवनीश भैया है। हम लोग प्यार से अवनीश भैया भी बोलते हैं। ये भी रह चुके हैं। वर्तमान में ये सीनियर मैनेजर के पद पर टाटा स्टील में वर्क भी कर रहे हैं। ये एक मेंटर भी रह चुके हैं, एक बेहतर टीचर रह चुके हैं, और मैं ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो कि अवनीश भैया से पढ़ के इंजीनियर बन चुके हैं। तो मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे इनके जीवन में आयाम हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो मैं इनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा आज के इस दिन में, कि एक मेंटर्स के तौर पर हमारे सामने मौजूद हैं जो हमें ये बताएंगे कि इंजीनियरिंग के क्या चीज है, इंजीनियरिंग में वो कौन सी बारीकियां हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें इंजीनियरिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आज हम भैया से इंजीनियरिंग के बारे में हर बारीकी को समझेंगे, क्योंकि ये उस क्षेत्र के एक्सपर्ट रह चुके हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि भैया भी साधारण आप सभी को जो आपने सवाल हमें भेजा है उनमें से हर सवालों को एकदम साधारण तरीके से उन छात्रों को भी समझा सके जो छात्र बस आज तक ये सुनते आए हैं कि हमें बड़ा होकर इंजीनियर बनना है, और उन्हें इंजीनियरिंग के बारे में ये भी नहीं पता है कि इंजीनियरिंग क्या होता है। तो अवनीश भैया से हम यही पूछना चाहेंगे कि भैया, अगर कोई, क्योंकि हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक नॉर्मल फैमिली में बचपन से ये कहा जाता है कि आपको या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का जो अभी 8 में है, 9 में है, 10 में है, वो उसे पता होता है इंजीनियर क्या होता है, उसको इंजीनियर बनना है, तो क्या करे? उसको कैसे हम बताएं कि इंजीनियरिंग क्या होता है, वो इंजीनियर कैसे बन सकता है? बेसिक सा सवाल कि वो इंजीनियर कैसे बन सकता है। या धन्यवाद आशीष। मेरे तरफ से सभी लोगों को नमस्कार। और जैसा भी आशीष ने बताया, तो मैं नवोदय विद्यालय का पूर्ववर्ती छात्र हूं और हमेशा ही बच्चों के साथ बात करने पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी अच्छा लगता है मुझे। और मैं कोशिश करता हूं कि मैंने अपने जीवन में जो भी सीखा है उससे लोगों को मैं कुछ समझा सकूं, कुछ सिखा सकूं, ताकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जो भी जिंदगी का एक रास्ता मिल सकता है वो रास्ता उन्हें मिले। और जहां भी जो भी हमारे पढ़ाए हुए या हमसे कह सकते हैं मार्गदर्शन लिए हुए छात्र हैं नवोदय से, नवोदय के बाहर, तो अभी काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। मुझे काफी अच्छा लगता है। तो जो आज का विषय है, जो आशीष से आया कि इंजीनियरिंग के लिए, और मैं कह सकते हो कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैंने IIT ISM धनबाद से बीटेक किया है और उसके बाद पिछले 9 सालों से मैं टाटा स्टील में काम कर रहा हूं। तो उसके हिसाब से जो आशीष ने जो सवाल पूछा है कि कोई भी अगर बच्चा जो 8th में है, 9th में है, अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको किस तरीके से 8th और 9th के बाद किसी भी क्लास में जो है, जब से कह सकते हो कि उसको एक कैरियर के बारे में समझ आनी शुरू होती है, तो उसके बाद किस तरह से उसका प्लान होना चाहिए, किस तरह से उसका स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरह से उसका एम होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी आप बनना चाहते हैं, चाहे तो आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, तो अपने आप को पूरी तरह से एनालाइज कर लें। मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि ये कैरियर का डिसीजन है, कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि आप हर एक दिन आप उस डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आप करना चाहते हैं, उससे पहले मेरा एक बेसिक सजेशंस रहता है बच्चों के लिए कि सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में आप जान लीजिए। और वो बेसिक चीजें हैं कि अपने बारे में जान लीजिए। कि आप दुनिया के बारे में तो सब कुछ जान जाएंगे, लेकिन जो सबसे कठिन सवाल होता है अपने बारे में जानना। तो सबसे पहले अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपने सोच लिया है, तो काफी अच्छा है, लेकिन रीचेक, आप उसे रीचेक कीजिए कि सही में जो आप इंजीनियर बनना चाहते हैं वो सही में आपका एक इंटरेस्ट भरा डिसीजन, पैशन भरा डिसीजन है क्या? सही में जो आप लाइफ से पाना चाहते हैं, जो आप जिंदगी से पाना चाहते हैं एज ए इंजीनियरिंग कैरियर के रूप में, वो चीजें आप देख रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में आया है? अगर कहीं से दिमाग में आया है, कहने का मतलब पेरेंट्स से आया हो, आपके सीनियर से आया हो, आपके आस पड़ोस वाले भैया से आया हो, आपके स्कूल से आया हो, किसी पेपर से आया हो, मीडिया से आया हो, जहां से भी आपके दिमाग में आया है, तो उसको पहले आप रीचेक कीजिए कि उससे आपका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है या नहीं।
उससे आपका पैशन जुड़ा हुआ है या नहीं, उससे आपका पोटेंशियल जुड़ा हुआ है या नहीं। क्योंकि इंटरेस्ट और पैशन थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं कि जिसको डेवलप करने में टाइम लगता है। तो इस पर बहुत सारी डिटेल से बातें हो सकती है, लेकिन मैं डायरेक्टली आशीष के क्वेश्चन पर आता हूं। भाई यहाँ पे कि थोड़ा जो सा भी मैं आपको बच्चे इंटरेक्ट अगर करना आप चाहूंगा, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर ये भी सवाल होता है कि अगर चूंकि हर जॉब में जाने के लिए बच्चा क्या बोलते हैं ना हम लोग कि होनहार बिरबान के होते हैं चिकने पात, तो मतलब कि बचपन से ही कुछ कैरेक्टर उसमें दिखने लगता है। अब एक बच्चा 8, 9, 10 का है, वो सुना है इंजीनियरिंग के बारे में, अब उसके अंदर वो कौन सा कैरेक्टर हो जिससे वो जज करे, वो चाहता है कि हम इंजीनियर बने, वो ये भी चाहता है कि हम देखें मेरे अंदर पोटेंशियल है कि नहीं, क्या हमको इंटरेस्ट है, वो कैसे चेक करे कि मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है या नहीं। ये सवाल तो है फिर यहाँ। या तो उसको दो, हाँ आशीष बहुत सही सवाल है, और ये सबसे बेसिक सवाल यहीं से शुरू होता है। तो उसको दो चीजें हैं, दो चीजें से आप चेक कर सकते हैं। एक तो आपका जो स्कूल करिकुलम है कि इंजीनियरिंग में जब आप जाते हैं, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं, आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तो प्लस जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जैसा सब्जेक्ट होता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो चलिए ठीक है, 8th 9th में साइंस सब्जेक्ट बोला जाता है, लेकिन स्पेशली आप देखें कि यार मैथ में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। ठीक है कि आप अगर मैथ में कह सकते हैं कि आपको मैथ सब्जेक्ट से कहीं डर लगता है या आप उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। कोई अगर आप किसी चीज को देखते हैं या डिस्कवरी या कुछ आप कह सकते हैं साइंटिफिक न्यूज वगैरह को देखते हैं, तो आपके दिमाग में कहीं कुछ घंटी बजती है या नहीं बजती है। ठीक है कि जैसे होता है ना कि अगर आप क्रिकेट का गेम जैसे देखते हैं तो आपको लगता है कोहली ने सेंचुरी मारा तो दिमाग में घंटी बजती है, दैट मीन्स आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तभी आपके दिमाग में घंटी बजती है। फुटबॉल में अगर कुछ नहीं होता है तो फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं रहता, तो बहुत सारे चीजें हैं लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब कि कोई भी साइंटिफिक चीज, कोई भी साइंस का जो न्यूज है कि भाई कहीं पर मिसाइल का परीक्षण हुआ, तो आपके अंदर वो उत्सुकता आती है या नहीं आती है। कोई अगर आपके घर में कुछ मशीन या जो भी चीजें हैं खराब हो गई या कुछ है, तो क्या आपको लगता है थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आता है कि भाई चलो देखते हैं कि भाई खुद नहीं बना रहे हैं तो अगर कोई बना रहा है, कोई मशीन है, मोटरसाइकिल है, घर का बिजली है, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है या नहीं है। तो सारा बेसिक कह सकते हो कि स्किल्स है या इंक्लिनेशन है कि जिससे पता चलता है कि वो दिमाग, बच्चे का जो दिमाग है कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की तरफ इंक्लाइंड है। एक बेसिक चीज है, अगर नहीं भी है तो मैं नहीं कह सकते कि आप इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर है तो आपका चांसेस जो है वो काफी बढ़ जाता है कि आप इंजीनियर बन सकते हैं। मैथ में इंटरेस्ट हो, किसी साइंस में, टेक्निकल में इंटरेस्ट हो, टेक्निकल न्यूज आपको कह सकते हैं काफी वो करता है, आपको आकर्षित करता हो, अट्रैक्ट करता हो, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप उसके बारे में समझना चाहते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं कि जहां पर अगर किसी बच्चे का है तो उसको अगर हम बोल सकते हैं कि उस बच्चे का एक इंजीनियरिंग माइंडसेट है। हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, तो माइंडसेट है, उस माइंडसेट अगर है ठीक है तो उसके बाद आगे चीजें। हाँ, यहाँ पे एक सवाल ये भी आ जाता है भैया कि अगर कोई 8, 9, 10 को भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि 10 के बाद ही डिसीजन होता है, तो 8, 9, 10 का कोई स्टूडेंट है, उसको लगता है कि मेरा इंजीनियरिंग की तरफ हमारा ब्रेन इंक्लाइंड भी है, घर वालों का भी है कि नहीं तुमको इंजीनियर बनना है, तो वो उस एज में क्या करे। उसको लगता है कि हमको बनना है, क्योंकि उस एज में जोश जो होता है ना वो बहुत हाई होता है। ठीक है, उसको लगता है कि बस आज बन जाए, तो वहां जोश होता है। तो क्या उस जोश को किस तरह से इस्तेमाल 8, 9, 10 में कर सकता है, क्योंकि 8, 9, 10 में तो वो डायरेक्ट आईटी नहीं दे सकता है, लेकिन एक वो जोश का इस्तेमाल वो कैसे कर सकता है 8, 9, 10 में पॉजिटिव तरीके से। या तो उसके लिए क्या है, जैसे मैंने बताया कि इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, चाहे तो आप जेई मेन, जेई एडवांस, मतलब कि जो भी इंडिया के जो टॉप कॉलेजेज हैं, तो टॉप टियर के फर्स्ट कॉलेजेज होते हैं आईआईटी, उसके बाद कॉलेजेज आते हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, तो जितने भी टॉप लेवल के कॉलेजेज हैं या कोई भी प्राइवेट कॉलेजेज हैं, तो उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाता है। तो जो 8, 9, 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है कि अगर आपको 8, 9, 10 में अगर आपको पता चल गया कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी है इंजीनियरिंग का, आप हर एक तरीके से क्लियर हैं, पेरेंट्स की तरफ से क्लियर हैं, अपने तरफ से क्लियर हैं, स्कूल भी उस तरह से क्लियर है, हर एक तरह से क्लियर है, तो बेसिक चीजें जो आपका कह सकते हैं कि मैथ जो है, मैथ को आप थोड़ा सा स्ट्रांग बनाते चलिए। कहने का मतलब क्या स्ट्रांग बनाते चलिए, कहने का मतलब
कि आपको केवल कंसेप्ट को सीखना नहीं है, उसको कंसेप्ट को अप्लाई करके देखना है, ताकि जब आप उस अच्छे लेवल के एग्जाम को आप अपीयर करेंगे या आप जब कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे जहां पर कि कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है, तो उस कंसेप्ट के एप्लीकेशन को 8, 9, 10 से ही जानने की कोशिश कीजिए। कि भाई अगर आप पढ़ रहे हैं कि आप मैथ में सर्कल पढ़ रहे हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा देखिए कि आपका नेचर में या कहीं लाइफ में कहीं पर उस तरह से है। अगर आप स्कूल से पढ़ रहे हैं तो आपका साइंस का प्रोजेक्ट होता है, मैथ्स का प्रोजेक्ट होता है, तो उस तरह से प्रोजेक्ट को बनाइए कि जहां पर उस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैथ और साइंस को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आपको कंसेप्ट के एप्लीकेशन को 8, 9, 10 से सीखने की जरूरत है, ताकि जब आप 11, 12 में जाएं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएं, जब कॉलेज में जाएं, तब जाकर वो सारा कुछ आपको पहले से काफी अच्छे तरीके से आप उसमें मास्टर हो जाएं और वहां पर बहुत ज्यादा आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो आपको उस समय 8, 9, 10 के बच्चों के लिए मेरा सजेशन है कि आपका साइंस और मैथ के सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से फोकस करें, उसको पढ़ने के साथ साथ कंसेप्ट को सीखने के साथ साथ उसके एप्लीकेशन पर आप ध्यान दें। और साथ ही मेरा सजेशन रहेगा कि थोड़ा सा आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर, पर्सनल डेवलपमेंट कहने का मतलब कि बहुत सारी बातें हैं कि आप अगर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में चल जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता, 100% गारंटीड नहीं होता है कि आप बहुत अच्छे आप इंजीनियर बन जाएंगे, पर्सन्स बन जाएंगे। हर एक जगह कहीं ना कहीं कुछ एक्यूरेसी होता है, एक एक्यूरेसी लेवल है कि आप 95% एक्यूरेसी है कि आप अच्छे बन जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही आप अपने डेवलपमेंट पर कहने का मतलब हुआ कि आप थोड़ा सा लैंग्वेज पर कमांड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे या जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर आपका एक कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा कि आप क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सकते हैं, आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं, कॉलेज में थोड़ा सा आप काफी अच्छा कर सकते हैं। तो मैथ साइंस के अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर फोकस करें, क्योंकि यही एक एज होता है जहां पर आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। 8, 9, 10 का जो एज होता है वहां पर आदमी का कैरेक्टर बिल्ड होता है, तो उस कैरेक्टर को बिल्ड करने की कोशिश करें एलोंग विथ साइंस और मैथ को पढ़ने और कंसेप्ट को अप्लाई करने के साथ साथ। इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो ये तो हो गया कि 9, 10 में अच्छा किया, क्योंकि 9, 10 के बाद जो स्टूडेंट 11 में जाते हैं मतलब वो अब ये सोच के ही जाते हैं कि हमको इंजीनियरिंग करना है कि मेडिकल में जाना है। तो मेडिकल पर तो बाद में हम बात करेंगे, तत्काल इंजीनियरिंग पर ही फोकस करते हैं। तो इंजीनियरिंग में अब जो स्टूडेंट है अब वो 11, 12 की तैयारी किए, ठीक है। अब 11, 12 की तैयारी करने के बाद वो IIT नाम का एग्जाम है जो कि लगभग सबको पता है कि क्या होता है, इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम वही है। तो IIT का कोई स्टूडेंट मेंस दिया, मेंस क्वालिफाई कर गया और एडवांस क्वालिफाई कर गया। तो एडवांस और मेंस क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा, और अगर कोई स्टूडेंट नहीं कर पाता है तो क्या वो इंजीनियर नहीं बन सकता है या उसके बाद बनने का कोई चांसेस बचता है? नहीं, जो हाँ सही सवाल है। तो जेई मेंस, और तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता दें कि 10th के बाद आप डिसीजन लेना होता है कि आप कौन से स्ट्रीम चुनते हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग एज ए कैरियर देख रहे हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्ट्रीम चुनना है, PCM। आपको 11, 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना है और 11, 12 आप करते हैं, उसके बाद आप जेई मेंस का एग्जाम देते हैं। 12th अपीयरिंग के साथ भी आप जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। जेई मेंस का एग्जाम साल में 4 बार होता है, ठीक है। आप उस 4 में जो आपका बेस्ट होता है उसके हिसाब से आपका रैंक डिसाइड किया जाता है जेई मेंस में, और जेई मेंस का ही परफॉर्मेंस आपको जेई एडवांस के लिए टिकट प्रोवाइड कर। एक्सक्यूज मी भैया, थोड़ा सा अटेम्प्ट भी बता दीजिएगा कि कितना बार दे सकता है और क्या कोई एज लिमिटेशन भी है इसमें? हाँ या तो जेई मेंस का एग्जाम आप 12th अपीयर करने के साथ दे सकते हैं और साल में 4 बार एग्जाम होता है। तो 4 में जो भी आपका बेस्ट होगा उसका जो रिजल्ट है वो कंसीडर किया जाता है जेई मेंस का रैंक देने के लिए, और उसके आधार पर ही आपको एडवांस के लिए टिकट मिलता है कि आप एडवांस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो जेई मेंस का जो अटेम्प्ट है 12th के साथ में आप 3 साल तक लगातार दे सकते हैं। मान लेते हैं कोई बच्चा अगर 2021 में 12th का एग्जाम दिया है तो 2021, 2022, 2023 3 साल लगातार आपको दे सकते हैं। अगर बीच में आपने गैप कर दिया, 2022 अगर गैप कर दिया तब आपका 2023 में दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2024 में वो कंटिन्यू करेगा। तो 3 बार लगातार आप 3 साल लगातार आप अटेम्प्ट दे सकते हैं जेई मेंस। करें या ना करें? नहीं करें,
जिसमें कोई 12th का पास होना चाहिए, कोई इसमें कट ऑफ परसेंटेज नहीं होता है। तो ये ध्यान रखने वाली नंबर बात हो सकता है, कोई भी, हाँ पास होना चाहिए, 12th में आपका पास होना चाहिए। आप जेई मेंस का एग्जाम और आप कह सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उसमें कोई 60% नंबर मायने नहीं रखता है, 10th और 12th का नंबर मायने नहीं रखता है जेई मेंस के लिए, ठीक है। जेई मेंस में आपके 90 क्वेश्चन के एग्जाम होते हैं, 30 क्वेश्चन फिजिक्स का, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 30 क्वेश्चन मैथ का। अभी के हिसाब से आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री। तो 30 में से आप 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, कोई भी 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल 75 क्वेश्चन आपके पेपर में अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जेई मेंस का ये आपका है, उसके रिजल्ट के आधार पर आपका दो फायदा है। एक तो अगर जेई मेंस के रिजल्ट के आधार पर आपके एनआईटी और ट्रिपल आईटी और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेज हैं वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा इसका है कि जेई मेंस के स्कोर पर आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं, और जेई एडवांस का जो एग्जाम है वो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए जरूरी होता है कि जब आप जेई एडवांस क्वालिफाई करेंगे तभी आप किसी आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जेई एडवांस का दूसरा ये है कि जेई मेंस के स्कोर के साथ साथ आपका 12th का स्कोर भी मैटर करता है, ठीक है। तो 12th में जो टॉप 80 परसेंटाइल लोग होते हैं हर एक बोर्ड के, तो 80 परसेंटाइल वाले लोग प्लस जेई मेंस का स्कोर, दोनों के आधार पर आपका जेई एडवांस के लिए आपको बोला जाएगा कि आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आप जेई एडवांस का एग्जाम देंगे। जेई एडवांस में 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, ठीक है। और उसमें हर एक साल पैटर्न बदलता रहता है, इसलिए अभी उस पैटर्न को बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप, आपके असर्शन रीजनिंग टाइप, न्यूमेरिकल टाइप, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कभी आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 108 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी आपके 72 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जिस साल भी जिसको देना है उस तरीके से आपका जो एग्जामिनेशन का जो आपका कैटलॉग होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसमें क्लियर लिखा हुआ रहता है। तो जेई एडवांस के एग्जाम के आधार पर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका आईआईटी में एडमिशन मिलता है। मेंस और एडवांस दोनों में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही होता है? हाँ, अंतर केवल इतना होता है कि मेंस में जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है वो आपका मेन वन चॉइस, सिंगल चॉइस क्वेश्चन होता है। दैट मींस आपका हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस में एक ही आंसर सही होगा, लगभग 99% केसेज में। लेकिन जो एडवांस में जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। एक आपका 1 सिंगल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, एक आपके असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होते हैं। असर्शन रीजन टाइप करने का मतलब होता है कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका अलग अलग ऑप्शंस दिया हुआ है। एक आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे उसको पूरा सोल्व करना होगा और उसका जो भी नंबर आएगा उसको आपको लिखना होगा, बबल करना होगा। कि मान लेते हैं 60 आया तो 6 और 0 को आपको बबल करना होगा। आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग हो सकते हैं कि दो तरफ, जिस तरह से बचपन में सब लोग पढ़ते हैं कि 2 साइड आपका दिया हुआ है, लेकिन जैसे बचपन में क्या होता है एक से एक ही मैच करता है, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 4-5 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और जेई एडवांस में तो ये अंतर होता है जेई मेंस और जेई एडवांस। राइटिंग मायने नहीं रखता है, स्टूडेंट का अगर राइटिंग थोड़ा बहुत खराब भी है तो वो नहीं, राइटिंग का कोई मतलब नहीं यहाँ पर, लेकिन लैंग्वेज का समझ काफी जरूरी है तभी, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक आप आंसर को अच्छी तरह से नहीं निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा सेंटेंस में क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि इतना टफ लेवल का एग्जाम है, क्रीम बच्चे को चुना जा रहा है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि चैप्टर भी कनेक्टेड होता है कि आपका एक चैप्टर फिजिक्स में 2 अलग अलग चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको उस तरह से उस लेवल की तैयारी की जरूरत करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि आप उस तरह के क्रीम जो कह सकते हैं टॉप यंग माइंड जो है उसमें आप क्वालिफाई कर पाए, तो सारी चीजें रहती है। मतलब कि वहां पे मतलब कि लैंग्वेज होना चाहिए क्या? मतलब क्वेश्चन बायलैंग्वेज होता है या तो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा?
नहीं, क्वेश्चंस आप अपने मीडियम के हिसाब से चुन सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी चाहते हैं तो हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ जो मेनली अगर एक बिहार झारखंड यूपी की बातें कर रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश दो अलग अलग भी क्वेश्चंस होते हैं। जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं रीजनल लैंग्वेज, जो स्टेट के लैंग्वेज है उसमें भी रहते हैं। ठीक है, मतलब कि ठीक है, जैसे लेकिन बोर्ड का मेरा सजेशन, हाँ, बोर्ड का जो एग्जाम होता है, उसमें बाइलिंगुअल इंग्लिश में भी क्वेश्चन होता है, अगर कुछ नहीं समझ पाते हैं कभी कभी तो हिंदी में भी नीचे में रहता है। 12th के बोर्ड का क्वेश्चन, 10th के बोर्ड का क्वेश्चन। तो क्या इंजीनियरिंग, आईआईटी मेंस और एडवांस दोनों में इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, या तो सिर्फ एक लैंग्वेज ही? हाँ, क्वेश्चंस आप जो चूज करेंगे, आप एडमिशन फॉर्म भरने के समय, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय उस तरह से क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, आप बायलिंगुअल चूज करेंगे, बायलिंगुअल भी रहेगा आपका। ठीक है, कि इंग्लिश का हिंदी में नीचे ट्रांसलेट किया हुआ है। क्योंकि इंग्लिश ज्यादा बेहतर रहता होगा, क्योंकि तैयारी करने का मीडियम बेहतर क्या? हाँ, क्या क्यों? हाँ, टेक्निकल क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसमें बहुत ज्यादा लिखना नहीं है आपको, तो केवल क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल शब्द हैं जो कि आप हिंदी में अगर आपको बोला जाए तो बहुत दिक्कत होती है, कि अगर एसिड, बेसिस एंड साल्ट, अगर उसको हम लोग को बोला जाए अम्ल, क्षार एंड लवण, ठीक है, तो ज्यादा कठिन होता है समझना। तो मेरा सजेशन रहेगा कि जो भी बच्चे हैं थोड़ा सा आप इस पर मेहनत कीजिए, क्योंकि यहां पर अगर नहीं करेंगे तो जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहां पर तो आपको हिंदी में नहीं पढ़ाया जाएगा ना, वहां तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं तो क्यों नहीं तैयारी के पहले ही उस पर काम कर लिया जाए। ठीक है, तो आप पेपर इंग्लिश में अटेम्प्ट करें। ठीक है, ताकि जब अच्छे कॉलेजेस में जाएं वहां भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पता चला कि आप क्वालिफाई कर गए और कॉलेज में आपको दिक्कत हुई। हाँ, एक सवाल यहाँ पे, एक और इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि स्टूडेंट 10th क्वालिफाई कर गए, अब वो जिस प्रकार से सीबीएसई का रिजल्ट लेट आया, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त इस सिचुएशन में है कि हम जो है क्या करें, मतलब कि हम किस जगह पे जाके 11th में एडमिशन ले, किस प्रकार से तैयारी करें। इंजीनियरिंग का अगर हमको तैयारी करना है तो कितना खर्च आएगा, कोटा जाना ही पड़ेगा या कहीं और हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है क्या, और खर्च कितना आ सकता है, या लाखों में खर्च आएगा, कम में हो सकता है? अगर कोई टैलेंटेड स्टूडेंट है तो उसके लिए क्या कुछ है व्यवस्था, वो सारा कुछ, मतलब इकोनॉमिक पर आप थोड़ा फोकस कीजिए इसका। देखिए यार जरूर बहुत सही सवाल है, और खास करके बिहार जैसे राज्य के लिए, बिहार झारखंड है, तो बहुत ही जेन्युइन सवाल है, क्योंकि मैक्सिमम जो फैमिली है, मैक्सिमम जो बिलोंग करते हैं वो इस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं कि जो उस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करें। तो ये चीज समझना जरूरी है कि सबसे पहला अगर हम बात करें तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा। जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं अभी 10th के बाद, या जो अभी तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा और एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई जो बड़े बड़े कोचिंग चल रहे हैं, इतने हेवी फी ले रहे हैं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर उसका एक्सिस्टेंस ही नहीं रहता। लेकिन अभी के समय में जो कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी का एज है, जिस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, तो अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और अपने ऊपर कमांड रखते हैं और अपने को डिसिप्लिन वे में तैयारी कर पाते हैं, तो अगर आप कहीं भी रहें तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं तीनों ऑप्शन बताता हूं। पहला, कि अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो कोई कहीं गांव में रहता है, ठीक है, अगर वो ये भी नहीं कर सकता है कि वो किसी शहर में जाए, ठीक है, पटना जैसे शहर में, मुजफ्फरपुर जैसे शहर में, बिहार के ही किसी शहर की बात करता हूं, मैं कोटा को अभी बाहर रखता हूं, ठीक है, तो वहां भी ना जा पाए, तो उसके लिए है कि आप जहां भी रहते हैं आराम से एक स्टैंडर्ड बुक है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बुक को फोकस करें। जेई मेंस के लिए एनसीईआरटी द बेस्ट बुक। अगर जेई मेंस की मैं बात कर रहा हूं, जेई एडवांस की नहीं, जेई मेंस की बात कर रहा हूं, तो एनसीईआरटी का बुक जो है आपका सफिशिएंट है फॉर द कंसेप्ट लर्निंग। हम कंसेप्ट लर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट लर्निंग के साथ साथ आप कुछ अच्छे पब्लिकेशंस की बुक लीजिए जहां पर कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये तैयारी का एक ये तरीका है कि आप बेसिक कंसेप्ट के लिए एनसीईआरटी, साथ ही आप कुछ अच्छे पब्लिकेशंस के बुक लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वगैरह के क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं रहते हैं कॉम्पिटिटिव फोकस के रूप में, तो आप अच्छे पब्लिकेशंस के ले सकते हैं, ठीक है। मैं किसी पब्लिकेशंस का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है तो सारे पब्लिकेशन, चाहे तो अरिहंत हो, दीक्षा हो, एमटीजी हो,
एस्चाम दो, इस तरह कोई भी एक अच्छे पब्लिकेशंस की, आप बहुत ज्यादा बुक पर फोकस ना करें। तो एनसीईआरटी बुक के साथ साथ केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप एक अच्छे पब्लिकेशंस की बुक रखिए हर एक के लिए। साथ में आप क्या कर सकते हैं कि 30 इयर्स का क्वेश्चन बैंक वगैरह भी आता है, तो उससे भी कर सकते हैं। तो ये है जहां पर ऐसा फेज आएगा कि जहां भी आप रह रहे हैं, तो स्कूल के साथ साथ क्या होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी, समझ में नहीं आएगा, कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो आजकल इंटरनेट सब जगह पर है, तो इंटरनेट का हेल्प लेकर केवल उस टॉपिक को आप स्टडी कर लें। यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज फ्री में अवेलेबल हैं। तो केवल ऐसा नहीं करना है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, केवल जहां पर दिक्कत हो रही है उसी का हेल्प लेना है। जो चीजें हो रही है उसको आप अपने से करते चले जाइए, ठीक है। तो ये आपका वन ऑफ द वे है। इसमें एक और चीज है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक नहीं लेते हैं, तो क्या है कि बहुत सारे कोचिंग्स जो हैं वो स्टडी मटेरियल भी आपको डिस्टेंस लर्निंग में अवेलेबल कराते हैं। तो आप स्टडी मटेरियल भी आप ले सकते हैं। आप नया नहीं परचेज कर सकते हैं, तो बहुत ऐसे जगह पर हैं जहां पर 1 साल 2 साल पुराना काफी सस्ते दामों पर मिल जाता है, ठीक है। तो चाहे तो आपका रेजोनेंस का हुआ, एलन का हुआ, आकाश का हुआ, जो भी फिटजी का हुआ, इस तरह से कोई भी एक आप स्टडी मटेरियल को भी आप परचेज कर सकते हैं। आप नया ले लीजिए। पूरा नया लेने का फायदा यह है कि आपको समय समय पर वो टेस्ट के लिए बुलाते रहते हैं। ऑनलाइन टेस्ट जो होता है उसमें आपको एक चांस दिया जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा आती है, तो अगर आप केवल कॉस्टिंग को कम करके लेना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हो। एक तरीका ये हुआ कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें आप इकोनॉमिक की अगर देखें तो घर पर रहना है, तो बहुत ज्यादा आप घर पर फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे हैं। मुश्किल से सारे किताब वगैरह खरीदने में, नेट वगैरह का यूज करने में साल भर में 10 से 15 हजार रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्च आएगा, उससे ज्यादा खर्च नहीं आएगा। तो ये चीजें हैं। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना होगा कि आपको मेहनत डबल करना होगा, क्योंकि आपको कंपीट किससे करना है? जो बड़े बड़े कोचिंग वाले जो कोटा में पढ़ाए जा रहे हैं उससे आपको कंपीट कर रहा है। तो जो आपको 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपको 10 घंटे पढ़ना होगा, और वो जरूरी भी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप ये बोलेंगे कि अगर वो 6 घंटा पढ़कर अच्छे कोचिंग वाले अच्छे कर रहे हैं तो आप भी 6 घंटा में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको सिखाया जा रहा है और आपको खुद से सीखना है। तो आपको मेहनत, तो अगर इकोनॉमी बचाना है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि अगर आप अपने नजदीकी जो आपका डिस्ट्रिक्ट टाउन है, जहां पर अगर कुछ अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, कुछ अच्छे गाइड अवेलेबल हैं, तो वहां पर चले जाएं। पटना है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, बिहार जैसे में अभी इस तरह के डिस्ट्रिक्ट टाउन में कुछ अच्छे अच्छे कोचिंग्स, अच्छे अच्छे टीचर हैं, ठीक है। तो वहां पर जा सकते हैं, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी तो खैर कोविड पता नहीं, क्लासेस तो शुरू हो चुकी है, लेकिन कब थर्ड वेव आएगा, क्या आएगा, तो आप बैकअप प्लान में आप पहला स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है अभी के समय के लिए मेरे हिसाब से। कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है और आपका ठीक ठाक से भी हो जाए। लेकिन अगर सब कुछ ओपन होता है, आपका इकोनॉमी अगर अलाउ करती है, आप महीने में 5,000 से लेकर 7,000 तक खर्च कर सकते हैं, ठीक है, 10,000 तक खर्च कर सकते हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट टाउन में जा सकते हैं। वहां पर अच्छे टीचर, अच्छे कोचिंग की हेल्प से आप तैयारी कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर आपका इकोनॉमी अलाउ करता है कि आप हर एक महीने कम से कम 15 से 20,000 रुपए खर्च कर सकते हैं, मतलब 2 साल में आप लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तब आप कोटा, दिल्ली और जो बड़े बड़े शहर हैं वहां का रुख कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट बच्चे को देना होता है, टीचर का केवल 10 से 15% ही रोल होता है। आप कोटा भी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, कोई भी टीचर आपको रिजल्ट लिखकर नहीं देने वाला होगा। लेकिन जो घर पर रहेंगे उनका जो डिसएडवांटेज है कि कोई टीचर नहीं है, तो आपको यूट्यूब से, थोड़ा ऑनलाइन मीडियम से, अच्छे बुक से थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना होगा, रिजल्ट होगा, ठीक है। अब मैं गारंटी नहीं कर सकता हूं कि भाई आप टॉप रैंकर होंगे, कितने रैंकर होंगे, लेकिन ये गारंटी से कर सकता हूं अपने अनुभव के हिसाब से, जो मैंने अपने तैयारी के समय अनुभव किया है और कुछ लोगों को जो मैं गाइड किया हूं उसके हिसाब से जो मैंने अनुभव किया है कि कुछ बच्चे तो नवोदय में रहते हुए भी रिजल्ट दिए थे, ठीक है, जेई मेंस, और उस समय आपका यह ट्रिपल ई का होता था, तो ठीक है। तो उस अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि अगर पहले
मेथड के हिसाब से भी आप तैयारी करेंगे तो जेई मेंस में आपका रिजल्ट होगा, जेई एडवांस में भी अच्छा खासा रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, तो डिसीजन आपको लेना है कि आपका इकोनॉमी क्या अलाउ करती है। आपको ऐसा डिसीजन ना लें कि आप इकोनॉमी अलाउ नहीं कर रही, आप प्रेशर क्रिएट करके आप बाहर चले गए और पता चला कि आपके पेरेंट्स 6 महीने बाद आपको उस खर्च को वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद उसको रिटर्न होकर आना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा तय खत्म हो जाएगा। तो आप पूरा असेसमेंट कर लें कि भाई 2 साल से 3 साल तक मेरे घर की इकोनॉमी, मेरे पेरेंट्स तो बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, विदाउट एक्स्ट्रा प्रेशर लिए हो भाई। क्योंकि बिहार के पेरेंट्स की एक बहुत अच्छी खूबी है, अगर बच्चा को थोड़ा सा भी उनमें दिख जाता है कि बच्चा के अंदर कुछ है तो घर जमीन सब बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो उस बच्चे को समझना है कि भाई आपके पेरेंट्स बिना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लिए हुए क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप डिसीजन लें। तीनों में से कोई भी मेथड लेंगे, पढ़ना आपको है, तैयारी बच्चे को करना है, रिजल्ट होगा। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाया भैया। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था जो हमको पहले ही करना चाहिए था, और इंजीनियरिंग सेक्टर चुनने से पहले या लोगों का जो आजकल का जो माहौल है उस हिसाब से ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम लोग, क्योंकि जो लोग गांव में रहते हैं वो इंजीनियरिंग का मतलब बीटेक समझते हैं कि जो बीटेक कर लिया मतलब इंजीनियरिंग हो गया, या एमटेक कर लिया तो बीटेक सबसे ज्यादा चलता है। तो बीटेक करने वाले बहुत सारे लोग इंजीनियर हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा आज भीड़ क्रिएट हो चुका है बीटेक वालों का, जिनका कि ना तो जॉब मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो उस सैलरी पे मिल रहा है जहां पर कि वो खुद को अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों के मन में ये भ्रम है कि इंजीनियरिंग सेक्टर क्यों चुने, जब वहां पर बहुत सारे लोग बीटेक करके निकल रहे हैं और उनका कोई कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर हम ये क्यों चुने? क्या ये पूरा अनसेफ है? ये पूरा इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना पूरा अनसेफ है, या इसमें कुछ है? नहीं, देखिए क्या होता है ना कि एक्चुअली जो मैं बताया ना कि भेड़ चाल वाली चाल, ठीक है, तो हम लोग बिहार वगैरह में कहीं पर भी होता है, मतलब एक मेंटेलिटी ही है खास करके कि हम लोग देख देख कर डिसीजन ज्यादा लेते हैं। ठीक है, जो हमने पहला सेंटेंस बोला कि बच्चे जो हैं अपना इंटरेस्ट, अपना पोटेंशियल, अपना कैपेबिलिटी चेक नहीं करते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि भैया चचा का बेटा इंजीनियर हो गया, फलना का बेटा इंजीनियर बन गया तो हमको भी इंजीनियरिंग करना है। भाई चले गए, तैयारी किए, ठीक ठाक से कॉलेज नहीं भी मिला, ठीक है, तो भाई हमको इंजीनियरिंग बनना था, तो बस सेक ऑफ इंजीनियर बनने के लिए हम कहीं भी एडमिशन ले लिए। भाई ठीक है, कहीं भी एडमिशन ले ले तब भी चलेगा, लेकिन जब आप एडमिशन ले लिए तो उस समय भी आप कह सकते हैं अलर्ट मोड में नहीं आए। ठीक है, तो डिपेंड करता है, अलर्ट मोड में नहीं आए आप, वहां पर भी आप 3 साल 4 साल ऐसे ही बर्बाद कर लिए। कहने का मतलब कि आप लर्निंग के नाम पर आपके पास आया क्या? जीरो। ठीक है, आपने कुछ नहीं सीखा, डिग्री तो मिल गया, क्योंकि क्या है कि कॉलेज का भी अपना रेपुटेशन है, जो सही बात है वही चीज है। खास करके इंजीनियरिंग को गवर्नमेंट में जाएंगे तो थोड़ा सा तो दिक्कत भी होता है पास होने में, प्राइवेट में तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबको अपना रिजल्ट बनाना है भाई। ठीक है, कि सबको पास वो करना है कि भाई कितने बच्चे को पास किए, क्या किए। ठीक है, तो बच्चे जो क्या होते हैं कि बच्चे वहां पर समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, और तो वो दिक्कत ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि भाई गलती बच्चे की है केवल, लेकिन 80% गलती बच्चे की है कि जहां पर उनको जॉब नहीं मिल रहा, क्योंकि अपने आप को इस कैपेबल नहीं बना पा रहे हैं कि वो जॉब ले पाए। ठीक है, तो यहां पर ये समझना होगा कि भाई अब जैसे बच्चा, बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, उनको पता चलता है मैथ समझ में ही नहीं आ रहा, तो भाई ये तो बहुत पहले समझना चाहिए था ना, 8, 9, 10, 11, 12 में समझना चाहिए भाई मैथ पर आपको कमांड था या नहीं। जब आप कॉलेज में जाएंगे तब को आपको बेसिक मैथ तो नहीं सिखाया जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि जब सब लोग घोड़े रेस में दौड़ रहे हैं तो आपको भी घोड़ा बनना पड़ेगा। ठीक है, तो दिक्कत ये होती है, अब मैथ नहीं समझ में आ रहा है, फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, अब वो सब चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डिप्रेस हो रहे हैं, आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं और बस टाइम पास करके आप 4 साल किसी तरह से आप डिग्री ले रहे हैं। तो सबसे पहले दिक्कत तो ये है। ठीक है, दूसरी दिक्कत ये है कि आजकल के सिस्टम में क्या होता है कि हमेशा हम वन वे में चलते हैं कि भाई एक बार हमने सोच लिया कि इंजीनियरिंग करना है, भाई सोच लिया इंजीनियरिंग करना है, लेकिन हमेशा आप प्लान बी रखिए, हमेशा एग्जिट गेट रखिए। कोई भी अगर क्रिटिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, आप बड़े बड़े ऑडिटोरियम में जाइए, बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन में जाइए, तो बोला जाता है भाई कोई भी गलत, अगर आपकी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप इस एग्जिट गेट से आराम से सुरक्षित जगह पर पहुंच जाइए। तो वही चीज बच्चे को भी करना है कि अगर आपने सोच लिया इंजीनियरिंग करना है,
तो ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज बीटेक के लिए नहीं मिले, अब भाई आईटीआई कर लीजिए, पॉलिटेक्निक कर लीजिए, वहां से अपने आप को डेवलप कीजिए। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई इंजीनियरिंग करना था तो हम गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो एबीसीडी राम रहीम किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, ठीक है, और बस डिग्री लेके निकल आया, तो प्लीज तब दिक्कत होती है। तो अगर नहीं मिला तो आप थोड़ा सा स्टेप बैक कीजिए, पॉलिटेक्निक में, आईटीआई में, वहां पर कीजिए, वहां पर चीजों को लर्न कीजिए। वहां से बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में आप एग्जाम दे सकते हैं, वहां पर बहुत सारे जो आपके स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर वैकेंसी जाती है वहां पर कर सकते हैं। या नहीं तो आईटीआई के बाद आप कहीं पर बड़े बड़े कंपनीज में आप छोटे मतलब कि लोअर लेवल पर जॉब लेकर फिर आप प्रमोट कर सकते हैं, या फिर आप बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपको एग्जिट गेट रखना है कि भाई मान लेते हैं कि आपका 12th के बाद आपका इंजीनियरिंग नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो पाया, तो अभी तो कैरियर बहुत सारे खुले हुए हैं। ठीक है, आप बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज को कर सकते हैं। सिंपल सा, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप साइंस से पढ़े हैं, पीसीएम से पढ़े हैं तो ठप्पा लगा लिया कि भाई हम इंजीनियरिंग बने क्योंकि मैं 11th 12th मैथ से पढ़ा हूं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप बी आर्क कर लीजिए, आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कर लीजिए, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स कर लीजिए। ठीक है, आप अभी क्लैट जैसा कोर्स है कि अगर कोई बच्चा मैथ में है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा नहीं है तो लॉ का एक कोर्सेज होता है क्लैट का, जिसके आधार पर आप बड़े बड़े नेशनल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। मैथ के साथ साथ आपका अगर ड्राइंग अच्छा है तो निफ्ट में जाकर काफी अच्छा कर सकते हैं। तो हमेशा वन वे मत रखिए लाइफ को हमेशा मल्टी डायरेक्शन में रखिए कि भाई जब भी जरूरत पड़ा तो उसके हिसाब से हम कंडीशन के हिसाब से चीजों को चेंज कर सके। कोई जरूरी नहीं है कि हम 12th में लिए हैं तो हम किसी भी एबीसीडी कॉलेज से इंजीनियर कर लें। ठीक है, जब उस तरह से करेंगे तो आगे चलकर दिक्कत होगी और फिर पता चलेगा कि आप 4 साल की डिग्री ले लिया, वो बेकार हो गई और फिर आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ रही है। तो जब यही करना था तो सिंपल सा आप 3 साल का बीएससी कर लेते, कम से कम 1 साल का टाइम तो बचता, कम से कम आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आपने उतनी मोटी फी भरी है वो फी तो बचता। ठीक है, तो बच्चे को थोड़ा सा हर एक लेवल पर असेसमेंट करना चाहिए तो भाई 11th में अच्छा आया तो क्या इंप्रूव करना है, क्या नहीं करना है। 12th में अच्छा आया, इंजीनियरिंग में अगर एंट्रेंस एग्जाम दिया तो पहले बार दिया, अगर मान लेते हैं किसी का 80% आला है, 90% आला है तो उसका चांसेज है कि वो 95 पहुंच सकता है, 99 पहुंच सकता है। अगर किसी का 40 आ रहा है तो देयर आर वेरी लेस चांस कि वो 90 पहुंच सकता है, 95 पहुंच सकता है। तो बच्चे को थोड़ा सा असेसमेंट करना चाहिए। तो इसमें एजुकेशन सिस्टम का, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का तो दोष है ही कि काफी अच्छे तरीके से नहीं, के साथ ही साथ अभी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन का जमाना है, पहले तो ठीक था कि हम लोग के समय में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहता था, आज के समय में तो हर एक चीज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो बच्चे को चाहिए कि इंफॉर्मेशन को जज करके पूरी तरह से असेस करके ही डिसीजन लें, और अगर आप उस तरह से डिसीजन लेंगे तो कभी भी ऐसा मौका नहीं आता है कि आपको कहीं भी रोजी रोटी के लिए आपको मुहताज रहना पड़ेगा, आप कहीं ना कहीं काफी कुछ अच्छा कर लें। यहाँ पर एक बात और है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि 11th में 11 12 कंप्लीट करके आईआईटी निकाल लिया, कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो एडमिशन होने के बाद उसका पढ़ाई कितना महत्व रखता है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा पहले बात हुआ तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा डिटेल में आप बताइए कि चूंकि आप आईआईटी में रह चुके हैं तो आपका बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत दिनों से आप जॉब में भी हैं, मैनेजर रहे हैं, तो आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो क्या उसका सिर्फ पढ़ाई मायने रखता है? वो बहुत तेज है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बहुत तेज है, बहुत अच्छा नंबर ला रहा है, हर सेमेस्टर में अच्छा नंबर लाते हुए वो अच्छा नंबर लाके क्वालिफाई कर रहा है, तो प्लेसमेंट में उसका नंबर का कितना योगदान होता है, और फिर प्लेसमेंट के बाद उसका पढ़ने में सिर्फ तेज होना कितना महत्व है? सिर्फ एजुकेशनल का हम बात कर रहे हैं, तो क्या वो ज्यादा महत्व रखता है या उसके साथ कुछ और चीज उसके अंदर और कैरेक्टर या और एक्टिविटी के अंदर उसको अच्छा होना जरूरी होता है? नहीं, जरूर। तो देखिए, आप पढ़ाई करके आप कॉलेज गए हैं, आईआईटी निकाल कर गए हैं, तो एक बेसिक चीज तो है आपके अंदर कि आप पढ़ लेंगे, ठीक है, आप पढ़ाई कर लेंगे, नंबर ले आएंगे। लेकिन जो बात है कि सबसे पहले अगर हम जॉब पाने की बात करें कि जॉब पाने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि फर्स्ट मोटिवेशन तो वही रहता है, ठीक है। तो जॉब पाने के लिए आपका जो परसेंटेज है, हर एक जगह कहीं पर आपका जीपीए चलता है, कहीं पर परसेंटेज चलता है, तो आपका जो कह सकते हैं नंबर जो है, जो मार्क्स है, मार्क्स जो है आपका
70% ही मायने रखता है, ठीक है। लेकिन 30% आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जब भी आप किसी कंपनीज के लिए आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका क्या होता है कि हमेशा 2 राउंड होता है, ठीक है। 2 राउंड, फर्स्ट राउंड में तो आपका सबसे पहले आपका जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस है उसका टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपका जीपीए काफी अच्छा है, परसेंटेज काफी अच्छा है, तो उससे आपको बाईपास भी कर दिया जाएगा, क्योंकि पता है कि इसके पास सब्जेक्ट नॉलेज तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो उसको आपको टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट के आधार पर फिर अगले राउंड में, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू, वहां पर भी 2 राउंड होता है। पहला टेक्निकल राउंड, जिसमें आपको पढ़ाई से रिलेटेड चीजें पूछी जाएगी। दूसरा होता है एचआर राउंड, हमेशा, जो कि एचआर राउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। और उसमें पूछा जाता है कि एज ए पर्सन, एज आप ह्यूमन बीइंग, एज आप टीम लीडर, आप अपने आप को कितना डेवलप किए हैं। क्योंकि जब भी आप आईआईटी करने के बाद आप जाएंगे किसी कंपनी में, तो आप एक अच्छे पोस्ट पर होंगे, एक मैनेजर पोस्ट पर होंगे, सीनियर मैनेजर पोस्ट पर होंगे, डिपार्टमेंटल हेड के पोस्ट पर होंगे। कहने का मतलब आपके नीचे में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, आपको अलग अलग तरह के सिचुएशन में डिसीजन लेने होंगे। तो देखा जाता है कि इस बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कितनी आई है, इस बच्चे के अंदर टीम मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी कितनी आई है। ये बच्चा केवल पढ़ाई के अलावा, क्योंकि कंपनी जो है, कोई भी बिजनेस केवल पढ़ाई पर नहीं चलती है ना, क्योंकि जब भी आप मार्केट में चले गए तो आपको मार्केट के सारे चीजों को देखना पड़ेगा। तो आप बाकी सारे चीजों को किस तरीके से देखते हैं, क्या नॉलेज है आपका, कह सकते हैं कि ये भी देखा जाता है कि आपका स्कूल बैकग्राउंड क्या रहा है। क्योंकि मैं क्या बताया कि 8, 9, 10th, 11th, 12th ही एज रहता है जहां पर मेन कैरेक्टर बिल्ड होता है बच्चे के अंदर। तो सारे चीज भी देखा जाता है कि आप स्कूल के समय क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, नहीं करते थे, आपके अंदर क्या क्या हॉबीज है, कि आप क्या क्या करना पसंद करते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए टीम लीडर, एज ए डिसीजन मेकिंग किस तरह से आपका है, वो सारा कुछ भी देखा जाता है। और वो 30%, 40% काफी डिसिसिव होता है, काफी डिसीजन मेकिंग होता है। मैक्सिमम लोग क्या होता है कि भाई 10 लोग में से कंपनी को चुनना है 2 लोग को। अब 10 लोग जो है 90% वाले लोग हैं, अब चुनना तो 2 लोग को ही है। अब 2 लोग को कैसे छांटेंगे? तो यही क्राइटेरिया होता है कि भाई कौन कितना मेंटली स्ट्रांग है, कौन कितना डिसीजन ले सकता है, कौन कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है। तो वो सारी चीजों को भी देखा जाता है। हाँ, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। हाँ, यहाँ पे आप, चूंकि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है हर चीज में, हर क्षेत्र में, और इतना दिन का पूरा अनुभव है, तो आप एक स्टूडेंट को, जो कि चूंकि कैरेक्टर एक दिन में बनने का चीज नहीं है, ना वो एक दिन में डेवलप हो सकता है, ना ही डिसीजन मेकिंग कोई इंसान आज चाहे और कल वो कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप कर ले, ये संभव नहीं है। तो उसके लिए वो, अगर अभी हमारा जो वो ये वीडियो देख रहा होगा, तो उसको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? वो 8, 9, 10 से लेके 11, 12 तक में, ये जो 4, 5, 6 साल का पीरियड है, वो चूंकि इस दरमियान में वो क्या, कौन कौन सा कैरेक्टर वो बिल्डअप कर सकता है, जिससे कि वो क्या करे जो ये सब। हाँ जरूर। तो देखिए कैरेक्टर ये कैसे बिल्डअप हो, या देखिए, तो कैरेक्टर जो है ना, हाँ, तो कैरेक्टर जो है ना, इसको हम स्किल्स बोलते हैं। अगर हम इसको स्किल्स बोले, कैरेक्टर को हम थोड़ा सा स्किल्स बोले, कि स्किल्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स और दूसरे को बोलते हैं हार्ड स्किल्स, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल्स जो होता है, आपको आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर, आसपास को चीजों को देखकर आपको समझना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई कोचिंग और कोई ट्यूशन नहीं देगा। आपको ये सारे सराउंडिंग्स को लेकर, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपके घर का जो सिचुएशन है, आपके पड़ोस का जो सिचुएशन है, आप जहां स्कूल में जा रहे हैं वहां का जो सिचुएशन है, कहने का मतलब एनवायरनमेंट से आपके अंदर बिल्ड होता है। कि आप कोई खेल खेल रहे हैं तो उससे आपका टीम स्पिरिट आपका अंदर डेवलप होगा। आप स्कूल्स में जा रहे हैं तो स्कूल्स का जो करिकुलम होता है उससे आपका एक डेवलप होगा। आप पढ़ाई जो कर रहे हैं तो पढ़ाई में आप कितना कंटिन्यूटी फॉलो कर रहे हैं, कि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई 2 दिन पढ़ रहे हैं 4 दिन नहीं पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कितना आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, उसको करना पड़ेगा। आप कितने कोलैबोरेटिव अप्रोच के हैं, कि जैसे होता है कि भाई आपके 2 क्लासमेट हैं, आपका माइंडसेट क्या है कि भाई क्लासमेट जो है आप इस मोटो में भी बिहेव करते हैं कि भाई केवल हम पढ़ेंगे, बाकी कोई पढ़े ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है।
या आप ये चाहते हैं कि भाई जो आप सीखे हैं किसी दूसरे को भी सिखाने में विश्वास रखते हैं क्या? ठीक है, तो सारे चीजें हैं, आपको डेवलप करना होगा। आप ठीक है, आपको थोड़ा सा उसमें कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से समझना होगा। कि जैसे आप मान लेते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे आप घर में रह रहे हैं, ठीक है, तो घर में रह रहे हैं तो घर के सिचुएशन के हिसाब से जो पेरेंट्स होते हैं, आपके जो एल्डर पेरेंट्स होते हैं, वो अलग अलग तरह के डिसीजन लेते हैं। आपके घर के आसपास कुछ सोशल इवेंट्स होते रहते हैं कि भाई शादी हो रहा है, कहीं किसी घर में कुछ फंक्शन हो रहा है, तो वहां पर किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसमें आप कुछ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लगाते हैं कि आप उसको बर्बाद करने में लगाते हैं। तो सारी चीजें से आपको सीखना होगा। उसमें थोड़ा सा, हमें नहीं बोल रहे हैं कि आपका एज है कि आप पूरा उसमें इन्वॉल्व रहिए, लेकिन थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिए। वो सारी चीजों से कैरेक्टर बिल्ड होता है। आप स्कूल्स में है तो स्कूल में जो आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो जो भी आपका जितना भी इंटरेस्ट है, जो भी आप कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते रहिए। तो वो सारी चीजों से कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो ये सब सॉफ्ट स्किल्स है कि आपका टीम लीडरशिप की बात हो, डिसिप्लिन की बात हो, ये सारी चीजें। दूसरा होता है हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स कहने का मतलब कि जिसमें थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से, कि जैसे मान लेते हैं कंप्यूटर आपने अच्छा सीख लिया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख लिया, आपने क्या किया, थोड़ा सा मैथमेटिकल मॉडलिंग सीख लिया, जो हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन करने की, तो वो आपने सीख लिया। आप क्या है कि मैथमेटिक्स को, या कह सकते हैं कि चीजों को एनालाइज करने का एक तरीका सीख लिया। कि जैसे मान लेते हैं आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पजल वगैरह रहता है, या न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से आप कुछ सोचते हैं कि भाई इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे अब बिहार है तो बिहार में फ्लड आया, ठीक है, तो एज आपको सोचना चाहिए कि भाई क्यों आ रहा है, कि भाई ऐसा क्यों है कि हमेशा एक ही दिशा में ही फ्लड आता है, कि जो आपका कोसी वाला रीजन है, ठीक है, ऐसा क्यों है कि आपका जो नवादा, नालंदा वगैरह का जो एरिया है वहां पर फ्लड नहीं आता है, कभी कभी सूखा हो जाता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इस सारी चीजों के बारे में नॉलेज रखना होगा, ठीक है। केवल बुकिस मत बनिए कि भाई मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वही आपकी दुनिया हो गई। तो आपको सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा आसपास के इन्वायरमेंट से। आप बड़े भैया से सीख सकते हैं, पड़ोसी से सीख सकते हैं, टीचर से सीख सकते हैं, तो सबको देख देख कर सीख सकते हैं। हार्ड स्किल्स देखना होगा कि जहां पर मान लेते हैं आप स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सा कंप्यूटर लैब में चले गए, थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज ले लिए, एक्सेल का ले लिए, पीपीटी बनाने का ले लिए, प्रोग्रामिंग का ले लिए, मैथमेटिक्स में हम थोड़ा सा मॉडलिंग बनाना सीख लिए, ठीक है। उसी तरह से केमिस्ट्री में और फिजिक्स में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा नॉलेज ले लिए कि भाई इसका कहाँ पर एप्लीकेशन होता है, क्या होता है। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, वो जैसे जोकी है, लेकिन क्या है कि भाई नीरज चोपड़ा, तो बहुत सारे उसमें फिजिक्स में आए कमेंट कि भाई नीरज चोपड़ा उतना दूर भाला क्यों फेंक पाया, तो भाई उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को लगाया कि इतने स्पीड से फेंकेगा, इतने एंगल से फेंकेगा तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल पर। तो ये सब चीजों के बारे में आपको सोचना चाहिए कि भाई ऐसा होता है क्या, तो फिजिक्स में ऐसा होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में सोच, तो हार्ड स्किल्स हो गया। सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स दोनों आपको स्कूल एज से ही डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर ये सारी चीजें हैं तो कॉलेज में काफी आपको हेल्प मिलती है कॉलेज की चीजों को समझने में, कॉलेज का जो ग्रुप होता है उसके साथ आपको रहने में काफी हेल्प मिलती है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप बुकिस के बल रहेंगे तो आपका जो कॉलेज लाइफ है वो बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगा, और कॉलेज में तो किसी तरह से आप आगे बढ़ जाएंगे नंबर लेकर, लेकिन जब आप जॉब में जाएंगे तब बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि उस समय कोई भी किताब, कोई भी चीजें काम नहीं करती, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप पहले से डेवलप करें वो सारी चीजें। हाँ, तो बहुत कुछ आप बताए और बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिला, और बहुत सारे सवाल हमने भी आपसे किया। तो अगर कुछ सवाल अगर छूट गया हो या कोई बिंदु अगर आपको ऐसा लगता है जो हमें पूछना चाहिए था, वो हमने अगर आपसे नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा, तो अगर कुछ आपको लगता है तो आप जरूर उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, अगर कोई सवाल या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटा हो बीच से। नहीं, ऐसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड और जो भी एक है करियर, इंजीनियरिंग करियर से रिलेटेड तो सारे कुछ लगभग कवर हो चुके हैं। खैर इसका तो बहुत ज्यादा डिटेल है, लेकिन एक ही चीज केवल है कि जो मैंने बोला कि अगर इंजीनियरिंग करना है तो आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि वो आपका इंटरेस्ट और पैशन से रिलेटेड है। अगर नहीं है तो 8th क्लास के बच्चे डेवलप करना शुरू करें।
हमें नहीं बोल रहे हैं कि वो डेवलप नहीं हो सकती, लेकिन अगर इनबिल्ट है तो बहुत अच्छी है। लेकिन अभी से आप डेवलप करना शुरू करें। आप केवल ये सोचेंगे कि भाई नहीं हम पास कर लेंगे हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो अभी यंग एज से आप डेवलप करना शुरू करें। और जो मेन चीज है जिसमें कि आशीष ने भी जैसा बताया कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग में एट अ वन डे नहीं होता है, उस पर आप काफी मेहनत करें, ठीक है। और वो सारे चीजों को आप अच्छे तरीके से अभी से करना शुरू करें। और बाकी किन्हीं को भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आशीष के थ्रू मैं हमेशा रेडी हूं। किसी भी सवाल का, किसी बच्चों का अगर कोई भी कंफ्यूजन है कैरियर से रिलेटेड, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूं। आप आशीष तक आप कोई भी सवाल पहुंचाएंगे तो हम लोग उस सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सब अवनीश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय हम लोगों के लिए निकाला। और एक बात जो मैं शुरू में बताने भूल गया था, मैं अंत में जरूर उस बात को यहाँ पर नोटिस में लाऊंगा कि अवनीश भैया का अपना YouTube चैनल है। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ। आप YouTube पर भी भैया एक्टिव रहते हैं और बहुत तरीके की बात वहां बताते रहते हैं। YouTube पर बहुत अच्छा वीडियो भैया लगाते हैं। तो आप अवनीश नवोदियन करके शायद चैनल है ना भैया, अवनीश फॉर चेंज नवोदया गुरु। हाँ, अवनीश फॉर चेंज नवोदया ग्रुप आप सर्च भी कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा देते हैं, तो आप वहां से भी जाके संपर्क कर सकते हैं। भैया का वीडियो देख सकते हैं। और कोई भी सुझाव या कोई भी सवाल तो आप हमारे थ्रू बात करें तो हम जरूर भैया से संपर्क करेंगे। और भैया से यही अनुरोध करेंगे कि अगर कभी जरूरत पड़े तो हम आपको इसी तरह से बुलाएंगे, तो आप हमारे लिए जरूर आइएगा। बहुत बहुत जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।